आई बीन द एंटरप्रेन्योर सिंस द एज ऑफ 18। जंप स्टार्ट के लिए हमें बहुत सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए थे जो अल्टीमेटली विजन के करीब पहुंचा सकें। पाकिस्तान को फिक्स करना है ना, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। सब कुछ स्क्रैप कर, आपको एक नया ड्राइविंग बोर्ड चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए आपको, उसके ऊपर ड्रॉ करना है आपने। हमने ओवर रेगुलेट किया हुआ है, हम हर जगह अपनी नाक घुसेड़ते हैं, फिर नोटिस आ जाते हैं। यार FIA IT के ऑफिस के अंदर खड़ी है और उनको बेइज्जत कर रही है जो आपका वर्कर है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप हरासमेंट है ये ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स यार, हरासमेंट से आगे की चीज है कि यार मैं पकड़ के ले जाऊंगा। आपकी कॉटन है, अनरेगुलेटेड, कोई वो नहीं है, कोई गवर्नमेंट बाइंग नहीं करती, कुछ नहीं करती, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर कहां से कहां पहुंच गया। मुझे याद है 2018 के अंदर कैबिनेट बैठी थी और उसने उनको टारगेट दिया था। उन्होंने कहा हमारी 2 रिक्वायरमेंट है, हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दे दो और हमें गैस दे दो, और हमें $3 बिलियन, बल्कि उसका स्कैंडल भी बना था, $3 बिलियन हमें 0% पे दे दो, 0% पे। हम आपकी एक्सपोर्ट 2026 के अंदर $25 बिलियन कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। 2 साल के अंदर उन्होंने 4 बिलियन से 6.5 बिलियन पे पहुंच गए विद इन 2 years। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बनती है आपकी, तो अगले 5 साल में वो आपको 25 पे पहुंचा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इट इज़ मोर ऑफ डिस्कशन जो कि हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स इकोनॉमी, टुवर्ड्स यूथ वर्ल्ड, टुवर्ड्स द इशू ऑफ यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके अलावा जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री है, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत, एक टच बेस हम करने जाएंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने इस मौजू या इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी काम भी किया है। वो ख़ुद इस इंडस्ट्री से ना सिर्फ ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की इस ज़माने के अंदर, और अभी भी गाए बगाए वो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोर ऑफ अभी वो ऑब्जर्वेटरी या हाइबरनेशन मोड के अंदर चले गए कि अच्छा देखते हैं कि आगे पाकिस्तान के हालात किस करवट बैठने हैं, फिर उस हिसाब से कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जाहिर है जब इन्होंने ये काम किया होगा तो उस हवाले से इनके काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, कुछ उसके अंदर अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी, चैलेंजेस क्या थे, अभी क्या चैलेंजेस हैं, फ्यूचरिस्टिक क्या अप्रोच अपनाई जा सकती है, पॉलिसीज़ क्या लेकर आई जा सकती हैं, पाकिस्तान के IT इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से कहाँ खड़ी और यूथ उसके अंदर क्या किरदार अदा कर सकती है। इसके ऊपर डिस्कशन के लिए आज हमने बुलाया है, मदऊ किया है जंप स्टार्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था पाकिस्तान के अंदर, उसके फाउंडर खुर्रम दुबैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सलमान फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच खुर्रम भाई, आप मेरा ख्याल है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हैं इस्लामाबाद, लेकिन यू हैव गिवन अस द टाइम कि ठीक है यार हम कोई आधा घंटा बैठ जाते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा खुर्रम भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप अपना अगर कुछ बैकग्राउंड बता सकें कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप क्यों पाकिस्तान के अंदर ये वाली, क्योंकि ऐसा रहता है नो यू आर मोस्टली बेस्ड इन US, तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर व्हाई डिड यू कम बैक एंड यू वांटेड टू स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान कहता है कि बस बहुत कुछ कर लिया, अब इट्स अ पे बैक टाइम। तो दैट वाज द इनिशिएशन फॉर पाकिस्तान के यार अच्छा जिसने हमें इतना कुछ दिया, स्पेशली इन्वायरमेंट। मेरा पिंडी से ताल्लुक़ है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं का है, और बहुत कुछ देखा और लोगों से इंटरेक्ट किया। एक ज़माना था, उसी ज़माने से ग्रो अप करके तो फिर बाहर भी चले गए, पढ़ाइयाँ भी की, जॉब्स भी की, बिजनेसेस भी किए। So I was kind of like very entrepreneurial from the age of 15-14। उसी वक्त से चीज़ें जो हैं वो शुरू हो गई थी। तो बैकग्राउंड वाइज मेरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकग्राउंड रहा है हमेशा से। डिड मैनी प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्रिटिश काउंसिल के बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, लंदन अंडरग्राउंड के प्रोजेक्ट्स किए, बैंक्स के किए, ड्यूचे बैंक के किए। तो देन इन द पैरेलल हमेशा से कुछ ना कुछ चलता रहा एंटरप्रेन्योर वे के अंदर। तो कुछ एग्जिट्स हुए, बट देन पॉइंट पे आता है कि यार अच्छा आप कुछ गिव बैक करें। तो दैट वाज द इनिशिएशन फॉर द जंप स्टार्ट पाकिस्तान। ओके, तो ये है जंप स्टार्ट पाकिस्तान, क्यों इसका नाम ही जंप स्टार्ट जो होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कॉज ये था, और मैं अभी भी यही समझता हूँ कि एक्चुअल में जंप स्टार्ट ही एक चाहिए। लोगों को अंदाज़ा नहीं होता जंप स्टार्ट क्या है, प्रोसेस है। आप जानते हैं इस बात को कि गाड़ी जब उसकी बैटरी फ्लैट हो जाती है तो आप केबल्स लगाते हैं, उस बैटरी के साथ दूसरी बैटरी के साथ केबल लगाते हैं और आप जाके स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ जो कल्चर है वो धक्का लगाने का है कि आप सेकंड गियर में डालें और धक्का लगाएं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे।
तो वही हम कर रहे हैं, हम धक्का लगा रहे हैं इस वक्त एंड विल कनेक्ट टू अल्टीमेटली व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ कि जो हो रहा है वो धक्का लगाने की वजह से हो रहा है। अगर आप इसको लिटरली जंप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ और करना है। तो हमारा ये बड़ा अच्छा मतलब इस हवाले से बड़े क्लियर थे कि बिलीफ था कि इस गाड़ी की बहुत अच्छी सीटें हैं, बहुत अच्छी बॉडी है, कोई और काम नहीं चाहिए, इंजन बहुत अच्छा है, ये चल सकती है, आगे चलती रही है, सिर्फ इसकी बैटरी फ्लैट है। तो अगर इसको जंप स्टार्ट एक दिया जाए तो ये फिर दोबारा से चलना शुरू हो जाए। मेरा ख्याल है डेंटिंग पेंटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। असल इशू क्या है कि आप जो तरीक़ेकार इसको स्टार्ट करने का है वो गलत है। जो अभी भी हम कर रहे हैं वो भी गलत प्रोसेस के ज़रिए से कर रहे हैं। इस तरीके से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और ये जितनी मर्जी ट्राइयाँ कर लें ये नहीं होगी स्टार्ट। तो क्या तरीका है आपके ज़हन में? क्या है तरीका? 3 है। जो पहला जो सोच किसी के भी जहन में आती है वो आती है पॉलिटिक्स कि यार मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ और सब कुछ ठीक कर दूंगा। बहुत सी जगह पे ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस नहीं है, इस प्रोसेस के ज़रिए से हुई हैं चेंजेस जिसके अंदर गाड़ी स्टार्ट हुई और चलना शुरू हो गई। मलेशिया में हुआ, सिंगापुर में हुआ, टर्की में हुआ, लेकिन फ्रॉम आउटसाइड वी थॉट कि पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और जब ये शुरू हुआ था उस वक्त कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं थी कि लोग इस बात पे कन्विंस ना हों कि पॉलिटिक्स के ज़रिए से चेंज नहीं आ सकती, आ रही थी, लेकिन इन द लॉन्ग रन बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये नहीं हो सकता, बिकॉज आई न्यू सर्टेन थिंग्स इन द बैकग्राउंड। तो पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल नहीं है कि आप एक बंदा ऊपर पहुंच जाए और फिर वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे। स्ट्रक्चरल चेंज आपको चाहिए। अभी मैं बताता हूँ उस हवाले से कि क्या है। वी हैव टू, अब तो हम जिस सिचुएशन में पहुंच गए, नाउ यू हैव टू स्क्रैप एवरीथिंग। आप जब तक एक वाइट बोर्ड पे नहीं जाते दोबारा, उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकती। आप अभी भी पैच वर्क कर रहे हैं जो आप पिछले 75 साल से पैच वर्क कर रहे हैं। अब दरवाज़ा इतना गल चुका है कि आपके पैच वर्क से अब उसके ऊपर ना आपने अगर कोई शीट भी लगानी है तो वो कीलें उसको पकड़ेंगी नहीं, स्क्रूज उसको पकड़ेंगे नहीं। तो एनी हाउ पॉलिटिक्स इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। सेकंड इज़ कि पाकिस्तान की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हम जब कहते हैं ना पाकिस्तान को फिक्स करना है तो उससे क्या मुराद है हमारी? मतलब हमारे जहनों में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान को कैसे हमने आगे लेके जाना है। हमारे जहन में बड़ा क्लियर था, इट हैज़ टू बी टेंजिबल एंड मेजरेबल, कि आप जब कर लें तो हम उस दिन कहें कि पाकिस्तान फिक्स हो गया है। तो पाकिस्तान की सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप जब फिक्स कर दें तो पाकिस्तान फिक्स हो जाएगा। अब तरीक़ेकार पे इख्तलाफ है। तरीका क्या है कि पहली बात है कि जी पॉलिटिक्स के ज़रिए से हम इसको, मैंने उसकी वजह आपको बता दी। सेकंड इज़ philanthropy. Philanthropy is much better way to actually fix any problem. आपके ईदी साहब ने किया, पाकिस्तान के पास कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी, उन्होंने पैसे मांगे, क्रेडिबिलिटी बनी और पाकिस्तान की एटलीस्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इमरान खान ने लोगों के सामने गए, उन्होंने उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, उनसे पैसे मांगे, उन्होंने एक बहुत अच्छा कैंसर हॉस्पिटल दे दिया। हमारे पास कैंसर हॉस्पिटल है और इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं। तो फिलांथ्रपी के ज़रिए से आप बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल वे में सॉल्व नहीं होती। आपको यू हैव टू कीप गोइंग टू द पीपल हु एक्चुअली गिविंग यू द मनी। तो जब ओवर द टाइम क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है या वो शख्स दुनिया से चला जाता है तो वो प्रॉब्लम अनसॉल्व हो जाती है, जैसे ईदी साहब के साथ हुआ। तो जो वाहिद पैथ है, ज़रिया है, प्रोसेस है जिसके ज़रिए से आप किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर पाकिस्तान की हमने बल्कि एक एक्सरसाइज की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें तो लगता है ना कि मार लगा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप कभी एक्सरसाइज कीजिएगा, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि वो एक्सरसाइज करें कि कभी बैठें और लिखना शुरू करें। एजुकेशन का मसला है, एजुकेशन के अंदर चले जाएं, टीचर्स नहीं मिलते, स्कूल नहीं है, भैंसें बंधी हुई हैं, सारे राइट डाउन करना शुरू कर दें। मैं आपको गारंटी करता हूँ आप 500 से ऊपर नहीं बढ़ सकेंगे। आप सारी लिख लें। तो हमने कहा चलो हमारे जहन में नहीं आ रही, हमने उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, हमने कहा 1500 प्रॉब्लम्स होंगी। चलो, तो ऑल यू नीड इज़ 1500 एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स व्हिच वुड सॉल्व 1500 प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई हमारी जंप स्टार्ट की। तो इसका कि मैपिंग आपने किस तरीके से फिर की, और लेट्स से जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त क्या चैलेंजेस आपको आए? क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले बात कही कि क्रेडिबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू होता है। सो वाज दिस इन योर माइंड कि जी कि मैं जब स्टार्ट करूँगा तो लोग पता नहीं अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे, फेलियर होगा तो क्या होगा, और इसको सक्सेसफुल मॉडल बनाने में आपने फिर क्या इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व किए? देखें सलमान, जब एंटरप्रेन्योर सोचता है ना किसी विजन को, तो वो बड़े डिफरेंट वे में सोचता है। वो आम इंसान नहीं उसको कंप्रीहेंड कर सकता।
तो मैं तो आई बीन द एंटरप्रेन्योर सिंस द एज ऑफ 18। मुझे तो मैं जब सोचूंगा कि अगर मुझे, और कोई चीज़ बड़ी नहीं होती उसके लिए, तो जब मैं कहता हूँ कि हाँ, दूसरे कहेंगे कि यार तुम कौन होते हो, पाकिस्तान को सॉल्व करने वाले बड़े बड़े नहीं, जगादरी नहीं कर सके, तुम क्या करोगे। तो एंटरप्रेन्योर बहुत ही एक अजीब शय होती है, वो बहुत ही एक मतलब लोगों को, दुनिया को गलत साबित करने के लिए पैदा हुआ होता है। तो दैट वाज द केस फॉर मी। अच्छा, अब आपका जो सवाल है कि इस तरह से नहीं होता, एंटरप्रेन्योर इस तरह से नहीं सोचता। वो सोचता है ये है कि मेरी विजन क्या है, और विजन अब मैं पढ़ाने लगूंगा तो यहाँ पे 20 मिनट उसी में गुजर जाएंगे। तो विजन क्या है, उस विजन तक पहुँचने के लिए कुछ रास्ते होते हैं। उन रास्तों में से एक रास्ता उसको चुनना होता है, बाद दफ़ा रास्ता तब्दील करना होता है। आम जो फ़र्द होता है ना, उसके लिए वो रास्ता प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका दिमाग उस रास्ते में अटका हुआ होता है। अब उसकी मिसाल ऐसे है कि किसी भी बच्चे से आज आप पूछें तुम्हें बड़े होकर क्या बनोगे, अब उसको फोर्स किया जाता है मैं कंप्यूटर साइंस करूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, ये बनूँगा। ये सारे रास्ते हैं। इट्स नॉट अ विजन, इट्स नॉट अ गोल। आप डॉक्टर बन के करोगे क्या, वो तो हो सकता है, ठीक है। तो जो रास्ता है ना, उसका मैप्ड आउट होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ये आपने कहा ना कि आपको चैलेंजेस और ये और वो सारा कुछ, एक्चुअली अगर आप ये करेंगे तो आप कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। इसका जो नॉर्मली मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मेरी खुद मैंने क्रिएट की एक एग्जांपल, ज़िंदगी को बहुत करीब से देखने का क्योंकि मौका मिला, तो फिर मुझे जो पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हीं की ज़बान में उनको समझाने के लिए मुझे कुछ चीज़ कार्व आउट करनी पड़ती है। इसमें से ये भी है कि आप मोटरवे पे सफ़र करें, आपको पता है आपको लाहौर जाना है या पेशावर जाना है, गोल पता है आपको, ठीक है। मोटरवे पे आप चढ़ गए, गाड़ी आप चला रहे हैं या फ्रंट सीट पे बैठे हैं, तो आपको कितनी दूर नज़र आ रहा होता है रात को? फ्यू हंड्रेड भी नहीं होते, 100 मीटर कह रहे हैं, ठीक है। तो 100 मीटर आपको नज़र आ रहा होता है, और अगर आपका फोकस 100 मीटर पे नहीं है ना, और आपका फोकस ये है कि भेरा के ऊपर हुकूमत ने कंटेनर लगा के उसको बंद कर दिया, अब आप, या फिर फॉग है, तो आप कभी मोटरवे पे जाएंगे नहीं उसी डायरेक्शन में, ठीक है। हो सकता है जब तक आप पहुंचे वो कंटेनर हट जाएं, हो सकता है आप वहां जाके गाड़ी रोकें और जो दूसरी तरह से गाड़ियां आई हुई हैं उसमें बैठें और चले जाएं लाहौर। तो इशू क्या है कि आपको 100 मीटर पे फोकस रखना है। आपको ये फिक्र नहीं करनी कि आगे फॉग है, आगे कंटेनर लगे हुए हैं, वरना आप कभी नहीं पहुंच सकते। और यही गलती सब लोग करते हैं, और वो फिर कभी जर्नी ही स्टार्ट नहीं करते, ज़्यादातर वो इसी के अंदर घूमते रहते हैं। तो ये है। अच्छा, लिफ्ट के बारे में अगर आप कुछ बताएं, लिफ्ट क्या है? क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल और वो लिफ्ट 2020 के नाम से मेरे सामने आया। सो व्हाट वाज लिफ्ट? जंप स्टार्ट तो जो आपका एक प्रोजेक्ट है ना, बट व्हाट वाज लिफ्ट? जंप स्टार्ट के लिए हमें बहुत सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए थे जो अल्टीमेटली विजन के करीब पहुंचा सकें। पाकिस्तान को फिक्स करना है ना, इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। और फिर उसको एक और बहुत ज़्यादा मेजरेबल वे के अंदर हमने क्लासिफाई किया कि अगर हम एक $100 बिलियन की एक नई वेल्थ क्रिएट कर पाएँ इसी प्रोसेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम के प्रोसेस से, देन विल बी वन ऑफ द लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए आपको, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या आता है? आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, आपको वो इनिशिएटिव्स चाहिए जो एक्चुअली उन प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हों, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको अगर आईटी की साइड से देख रहे हैं तो आपको उस किस्म की एक्सपर्टाइज चाहिए जो अभी दुनिया में डेवलप हो रही है। आप अगर हेल्थ केयर में जाते हैं तो आपको अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, न्यूट्रोसॉटिकल्स की जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको देखना है कि किस तरह हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चला सकते हैं। आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बजाय इसके कि यार आप हॉस्पिटलों की लाइन लगा दें। आप नए मेजर्स को लेंगे। आप अगर एजुकेशन के अंदर जाएं तो हमारे आज से 5 साल बाद जो एजुकेशन होगी वो हम इंट्रोड्यूस करें, बनिस्बत ये कि आज से 25 साल पहले जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो वाइट बोर्ड बन गया, वाइट बोर्ड जो है वो डिजिटल बोर्ड बन गया, डिजिटल बोर्ड के बाद आपने लैपटॉप थमा दिए। बेसिक जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो वही क्लासरूम है आज 200 साल पहले था। आपकी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर आज तक हम 100 साल पहली टेक्निक्स फ्लड इरिगेशन की वही कर रहे हैं, और पानी हमारे पास है नहीं, और आपको पता ही नहीं है कि फ्लड इरिगेशन एक्चुअल में आपकी ग्रोथ को रोकती है, जिससे आप
प्रोड्यूस ले सकते हैं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन इन एवरी सिंगल सेक्टर। इशू क्या है कि आपको उन तमाम चीज़ों के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है। हेल्थ केयर के लोग लेके आने हैं, एजुकेशन के लोग लेके आने हैं, टेक्नोलॉजी के लाने हैं, फाइनेंस के, आपको पूरे पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम को इवॉल्व होना है नए तरीके से। आपका स्टेट बैंक, FPR और SCCP इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। आज अगर स्टेट बैंक साइड पे हो जाए तो आपका फंक्शन बहुत अच्छा हो सकता है। आज FBR अगर साइड पे हो जाए तो आपके बिजनेस फ्लरिश कर सकता है। FBR का वाहिद काम इस वक्त ये है कि वो नोटिस भेजे बिजनेसेस को, और उसके जब नोटिस आ जाए तो उसका मुखा कर ले। स्टेट बैंक का वाहिद काम इस वक्त ये है कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए या कम करे इन्फ्लेशन के मुताबिक, मार्केट को कंट्रोल करने के, बस और कोई काम नहीं है। या फिर कमर्शियल बैंकों से, प्राइवेट कमर्शियल बैंकों से बोरिंग करे। क्यों कर रहे हो भाई? उसकी वजह से आपने प्राइवेट बिजनेसेस का फट्टा बिठा दिया है। वो बोरिंग, लोकल बोरिंग नहीं करते क्योंकि आपने उसको सॉवरेन गारंटी दी हुई है कि भाई हमें दो, हम तुम्हें ज़्यादा वो देंगे, सिक्योर रिटर्न देंगे। इस तरह आई कैन गो ऑन एंड ऑन। पॉइंट ये है कि इस काम को करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट्स चाहिए, बहुत से ऐसे लोग चाहिए। उनको आप कैसे एक्सपर्ट लेके आएंगे? तो उसके लिए फिर हमने लिफ्ट इंट्रोड्यूस की 6 साल के बाद। जब ग्राउंड वर्क कर लिया, हम गए सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हैदराबाद, कोयटा, कराची, पेशावर, लाहौर, एबटाबाद, तमाम जगहों पे हमने स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्ट किया। इन्वेस्टर बैठे, उनकी पिचेस सुनी वगैरह वगैरह। लेकिन जब एक ऐसा टाइम आया कि हमने वी हैड टू ओपन इट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बाहर से फिर लोगों को अट्रैक्ट किया। तो लास्ट हमारी जो लिफ्ट हुई थी 2019 की, उसके बाद कोविड आ गया, फिर 2020 के, फिर पॉलिटिकल मसाइल, ये वो सारा कुछ, उसकी वजह से लोगों में एक रिएक्शन पैदा हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन उसका स्केल मैं आपको बता देता हूँ कि वी हैड इट फॉर ओवर 8 days। इस तरह कॉन्फ्रेंस नहीं होती। 4 दिन लाहौर में, 4 दिन यहाँ पे। अबाउट 300 स्टार्टअप स्पीचेज हुई, जो कि पाकिस्तान में अभी तक रिकॉर्ड है। और अबाउट 300 पीपल फ्रॉम ओवरसीज ट्रैवल टू पाकिस्तान। 300, और जिसके अंदर सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिन नहीं थे, गोरे भी थे, सब हर सेक्टर्स के लोग थे। एंड इट वाज सच अ बज़। तो ये मकसद था लिफ्ट का। और फिर अगले साल, हर साल हमने इसको ग्रो करना था, जिसमें हम 500 लोगों को लेके आए, 1000 लोगों को लेके आए। अल्टीमेटली लोग खुद आके देखें कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज है। I don't think I have the courage or strength to convince those very people to come to Pakistan now. Why is that? Because they don't have any conviction left in them. They don't have any belief. So what is the solution to that? Because obviously I understand this political scenario, economic scenario इस वक्त हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन at the same time obviously somewhere deep down in our hearts or in our minds we would want to revive our nation in some manner. So how do you propose to do that? अगर इस meager situation में भी अगर हम किसी तरीके से वापस लेकर आते तो what will be the starting point? देखिए, आप जिसको भी इस सीट पे बिठाएंगे ना, वो एक नया मंजन आपके सामने बेचेगा। ठीक है? इशू क्या है? मैं इस नज़र से नहीं देख रहा कि उसको हमने कैसे रिस्टोर करना है, क्या है। मैं इस नज़र से, या जम स्टार्ट इसमें क्या कर सकता है वगैरह वगैरह, या मैं उन लोगों को किस तरह, जो आप कह रहे हैं, कन्विंस कैसे करें। देखें, मसला कन्विंस करने का नहीं है। मैं उनको कन्विंस कर भी लूँ, वो मेरे बिहाफ पे आ भी जाए। मेरी एक रिलेशनशिप है उन लोगों से। एक हमारा 300 लोगों का एक ग्रुप है, जो हर एक की को $multi-million की वर्थ है। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग का। एक्चुअल में करेंगे क्या? अपॉर्चुनिटीज क्या है? नहीं, अपॉर्चुनिटी को भी साइड पे रख दें। वो आके करेंगे क्या? ठीक है। क्या वो रिपोर्टें बनाएंगे? क्या वो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? क्या वो आपको अपना मंजन बेचेंगे? एक्चुअल इशू ये है ना, आपको एक्सपर्ट्स को लाना क्यों है? वो आके उनको आपने क्या कहना है कि वो क्या करें। तो सेक्टर्स डिफाइन करने की जरूरत है। सेक्टर हमने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। हमारे पास पूरा, जब हम ये जर्नी शुरू की थी ना, तो ओवर द टाइम पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो मौजूद है। ठीक है। अब मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है। आपको ये जहाँ पे हम पहुँच गए हैं ना, आपने कहा कि कैसे कन्विंस करें। देखें, कुछ चीज़ें होनी है यहाँ पे जो कि बाहर के लोग, यहाँ के स्टार्टअप्स, यूथ नहीं कर सकती। ठीक है। आप कोई एक 5 मरले का प्लॉट ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। उस 5 मरले के प्लॉट पे आपकी तकरीबन तमाम जमा पूंजी सर्फ हो जाती है। ठीक है। अब आपके पास रह गए हैं 50,000 रुपये। ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि वो 50,000 रुपये ले जाके उसके कुछ ईंटें ले लेते हैं, कुछ सीमेंट ले लेते हैं। 50,000 तो खैर आज के दिन पता नहीं मैंने क्यों कह दिया, कम से कम 3 लाख रह गए हैं। अल्लाह से
अब 3 लाख रुपए में आपके 1 या 2 कमरे बन जाएंगे, ठीक है। आप करते हैं, वो मंगवाते हैं, 2 कमरे बनवाते हैं, वो कहते हैं भाई जो अब हम किराया दे रहे थे वो हम यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। बच्चों को कन्विंस करते हैं, बेगम को कन्विंस करते हैं, 1 कमरा बनवाया, 2 कमरे बनवाए, उसके साथ एक किचन छोटा सा बनवाया, उसमें एक छोटा सा चूल्हा रखा, एक टॉयलेट बनवा लिया। अब आपने रहना शुरू कर दिया वहाँ पे, ठीक है। बहुत से लोग करते हैं, आजकल भी करते हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं होती। लेकिन साथ साथ पैसे आते हैं, वो एक और कमरा डाल लेते हैं, फिर उसके बाद एक सिटिंग रूम भी बन जाता है, फिर उसके बाद एक स्टडी भी, फिर बच्चा बड़ा हो गया तो एक रूम और डाल लिया। ये सारा कुछ करने के बाद 15 साल के बाद जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं, या 20 साल के बाद, तो जब आपके यहाँ मेहमान आते हैं ना, तो आप उनको बिठाते हैं कमरे में और वो कहते हैं भाई मुझे ज़रा टॉयलेट जा सकता हूँ मैं, तो वो टॉयलेट किचन से होके गुजर के बेडरूम से फिर टॉयलेट में जाते हैं। अब ये क्यों हुआ है? इसलिए कि आपने ये सोचा नहीं कि कभी ये घर कंप्लीट भी होगा, तो आपके पास जब पैसे आते गए आप कमरे बनाते गए। ये इस वक्त पाकिस्तान का हाल है। ठीक है। इस वक्त आपको हर जगह हाउसिंग सोसाइटियां नजर आ रही हैं, हर सड़क के ऊपर आपको एक छोटा सा स्कूल नजर आएगा, वहाँ पे एक क्लिनिक नजर आएगा, जहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कुछ पता नहीं है कि आज की ये जो आबादी जो पिछले 13 साल के अंदर डबल हो गई है, 30 साल के अंदर डबल हो गई है, उसकी हम प्लानिंग 1990 में कर लेते, अब ये फिर 30 साल में डबल हो जाएंगे। ये है वो एग्जाम्पल जो मैं आम जबान में समझा सकता था। ठीक है। तो आपको इस पूरे सिस्टम को स्क्रैप करना है। स्क्रैप करके फिर क्या करेंगे? ये चीज if you scrap the system, so where will the people go? अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल ये मैं why I'm asking this question. I've seen Afghanistan. Afghanistan is one of my subjects. I have visited that place as well. So what I saw is कि अफगान के अंदर एक बहुत बड़ा एक इशू पैदा हो चुका है psychologically कि they associate themselves. You've been in contact with many Afghans who are there in US as well. So they associate themselves nationally with Afghanistan, but they do not want to do anything with Afghanistan. So this is a kind of paradox, a dilemma with them. क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले 50 साल के अंदर उधर हुए हैं कि उन्होंने कहा बस ठीक है यार, बस अफगानिस्तान है, दैट इज आवर आइडेंटिटी, एंड जहाँ फटा करना होगा हम अफगानिस्तान के लिए कर लेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग बैक एंड वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री. So this is actually happening right now with Pakistan now as well. So we have to stop somewhere. We need to put a stopper to that. So how to do that? अगर हम स्क्रैप कर देंगे तो क्या करेंगे फिर? मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर वो सारे लोग अफगानिस्तान वापस आ जाएंगे. जो मैं पिछले 1 साल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर देख रहा हूँ ना, ये अगर कंटिन्यू रहता है अगले 2 साल, जो सारे गालियाँ निकाल रहे थे 2021 के अंदर, अक्टूबर के अंदर या नवंबर के अंदर, इन्हीं लोगों को जो इस वक्त वहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है, इंटरिम तो बहरहाल कह लें, वो इस वक्त अगर वो एक चक्कर लगा के जा चुके हैं ना वापस, तो वहाँ पे वो जिस किस्म के कसीदे पढ़ रहे हैं ना उनके बारे में, वो मुझे ये बताते हैं कि अगर ये 2 साल और इसी नहज पे चलते रहे तो जो बाहर बैठा है ना उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता. अच्छा, so यही कर दें आप यहाँ पे. So that is the same system that we should be. It's not same की मैं बात नहीं कर रहा. Obviously not about the ideology. Because they scrapped everything. Okay. सब कुछ स्क्रैप कर. आपको एक नया ड्राइविंग बोर्ड चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए आपको, उसके ऊपर ड्रॉ करना है आपने. वो मैं बता सकता हूँ कि वो क्या करना है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये काम एक म्यूचुअल वे के अंदर एग्जीक्यूट होना है. कुछ दिमागों ने, बड़े दिमागों ने आना है, उन्होंने बैठना है, उसकी इंट्रिकेट डिटेल्स देखनी है, और ये काम जो कहते हैं ना यार ये एक लंबी, मैं आपको 6 महीने में कर देता हूँ, विद इन 6 months. और जो ये समझता है कि जब स्क्रैप करने का मकसद ये है कि भाई कोई ब्लड रेवोल्यूशन की बात हो रही है, कोई मारा मारी की बात हो रही है, थ्रू दिस करंट कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 6 महीने में नया सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, सोशल सिस्टम, दीज आर द 3 मेजर सिस्टम जिसके ऊपर आपकी पूरी रियासत खड़ी होती है. ये तीनों आपको दे देते हैं. और बताएं. ज़बरदस्त. चलें फिर इस पे हम इंशाल्लाह ताला विल सिट विद यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट और उसका हम डिस्कस करेंगे. कमिंग टू समथिंग डिफरेंट, ऑब्वियसली इट आल्सो बिलोंग्स टू योर डोमेन, सॉफ्टवेयर का जो हमारा सारा है इंडस्ट्री. अभी पिछले 1-1.5 हफ्ता पहले खबर भी आई थी कि पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स फिर बढ़ गई हैं, बल्कि रिकॉर्ड बढ़ गई हैं. ये रिपोर्ट्स हम पहले भी किसी न किसी ईयर में सुनते रहते हैं. मतलब यानी वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स वो उसको यूज़ करते हैं कि देखें जी हम आए तो हमने थोड़ा बेहतर कर दिया. शायद ज़रूरत भी है लोगों को साइकोलॉजिकली थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देने की. लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ?
एज एन एक्सपर्ट एंड प्रैक्टिशनर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, एक बात जो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है वो ये है कि अगर आप दिहाड़ी लगाएंगे ना, ये सिर्फ आईटी की बात नहीं है, ये एक हमारी साइकी है और वो साइकी इतनी एंट्रेंच्ड हो चुकी है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी यंग पॉपुलेशन तक के अंदर, जहन के अंदर जा चुकी है, तो आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं। आज आपकी दिहाड़ी लगेगी, कल को नहीं लगेगी, परसों लगेगी। फिर मैंने एक्चुअल में इस बारे में बहुत सोचा है और मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ। लोग कहते हैं कि यार करप्शन ख़त्म कर दो, जुडिशरी सही कर दो, आपका एफबीआर सही कर दो, टैक्स कलेक्शन हो जाए। ये सारा पैच वर्क है। आपकी जुडिशरी वैसी हो गई, नहीं हुई, अब सारे ने आके अपने खांचे लगाए। अब पॉइंट ये है कि क्या वो चीज़ है जो आपके सवाल का जवाब कि वो क्या ठीक करेगा, क्या एक्चुअल में उस चीज़ को लॉन्ग टर्म के अंदर करेगा। अब मैं आईटी की एग्जांपल को यूज़ करके आपको बकिया सेक्टर्स के अंदर भी यही इशू है। जब आप एक सेक्टर को लेते हैं ना, जब कोई कहता है कि यार आईटी के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, हम $10 बिलियन के ऊपर पहुंच सकते हैं। भाई 500 बिलियन की आपके साथ का बंदा है। कोई कंपैरिजन होना चाहिए ना यार, कोई तो कंपैरिजन लेके आओ। मतलब एक चलो 7 गुना है तो 7 गुना कर, मतलब 7 गुना कम कर लो, 7 गुना नहीं करते और 20 गुना कम कर लो। मतलब 10 बिलियन की अगर आप विजन रख रहे हो कि वो अगले 2027 की विजन है कि 20, अव्वल तो मैं आपको मैथ से साबित कर सकता हूं कि अगर 3 बिलियन भी अगर आप कर रहे हो ना, आप 10 पे नहीं पहुंच सकते इंसानों के अंदर। आई कैन गारंटी यू। वो मैथ ही नहीं है ना। एक सिंपल अगर मैट्रिक के अंदर मैथ लिया है तो आप मैथ बता दो कि किस प्रोपोर्शन से ये ट्रेजेक्ट्री बनती क्या है 10 बिलियन की, मुझे ये बताओ। और वो कहाँ से होगा, कितनी कंपनियां जनरेट करेंगी, कितनी कंपनियों के जो इस वक्त के $500,000 के रेवेन्यू है वो किस तरीके से 10 मिलियन पे पहुंचेंगे, वो किस तरीके से 20 मिलियन पे पहुंचेंगे। उनको नंबर्स का ही नहीं पता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ इसके अंदर अंदाजा है। जो आपने कहा ना फिगर बढ़ गए, 1.5 साल हो गया होगा, एक हमारे मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ 24 या 26 मिनट की थी, माइनिंग के हवाले से। अच्छा, ये सारे लोगों को रिकॉल हो जाएगा जब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी सबसे मिला हूँ, सब कुछ है और अब मैंने सारों को दावत दे दी है और पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर के अंदर $6.1 ट्रिलियन का पोटेंशियल है। इट्स ऑन रिकॉर्ड मुसद्दिक साहब। अच्छा, मैंने कहा यार ठीक है, बिल्कुल सही है, आपको करना चाहिए, बोस्ट करना चाहिए ताकि लोग आए, इन्वेस्टर्स आए। तो आप 6 बिलियन कह दो या 7 कर दो, 6.1 की दैट मीन्स यू कैलकुलेटेड समथिंग, कोई फिगर्स कैलकुलेट की होंगी ना, तब आप 0.1 पे पहुंचे हो। फिर उसके बाद उन्होंने एक और छोड़ी। अब मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर नहीं जो फेडरल मिनिस्टर, वो ये बात करे तो फिर बंदा कहाँ जाए। 6.1 ट्रिलियन की उन्होंने ये बात की कि ये तो सिर्फ मिट्टी है। मिट्टी मीन्स कि जो एक्सट्रैक्शन होगी वो हम जो बेचेंगे उसका 6.1 ट्रिलियन की वर्थ है। एक्चुअल में अब मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताता हूं। जब आप माइनिंग करते हैं ना तो उसके अंदर जो पोटेंशियल नॉर्मली जो कंपनीज हैं वो 5 to 7% वो रखती हैं कि इससे जो एक्सट्रैक्शन होगी जो टोटल हम करेंगे, तो अब 5 या 7 की अगर को आप मल्टीप्लाई करें उसी परसेंटेज से तो ये 100 ट्रिलियन की वर्थ करती है। ठीक है। अब इतने बड़े बड़े दावे करने तो मैथ नहीं आता, मतलब उनको यही नहीं पता कि 6.1 ट्रिलियन होता कितना है, कितने जीरो आते हैं। डाटा होगा तो 0.1 लगाया ना, लेकिन उसको पढ़ तो लो। 6.1 ट्रिलियन का मतलब ये है कि मैं अगर वो मेरे पास आ जाएं डॉलरों की शक्ल में, 100 डॉलरों की शक्ल में, मैं पूरे मैनहट्टन के आइलैंड पे उनको फैला दूं और 200 स्टोरी ऊपर चला जाऊं हाइट के ऊपर, तब भी वो जगह नहीं बचेगी मेरे पास। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट लाइक 1। अच्छा, मजे की बात, एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, बकिया को छोड़ दें। इंडिया की टोटल इकोनॉमी सारे सेक्टर मिला के 1.5 करोड़ की आबादी और 1.5 अरब की आबादी पूरा मिला के उसकी जीडीपी भाई 3.7 ट्रिलियन है, सारे सेक्टर मिला के। आप कह रहे हो यार हमारा एक सेक्टर इतना है, वो भी मिट्टी का। तो जो ये साइंसदान है ना, इनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ पर है। अब आईटी का ये है कि आईटी के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए उसकी कुछ बेसिक्स चाहिए।
सबसे जो हुकूमत का काम इशू जो है ना वो ये है कि हमने ओवर रेगुलेट किया हुआ है। हम हर जगह अपनी नाक घुसेड़ते हैं, हर जगह जाके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमने आटे के साथ ये किया, हमने चीनी के साथ ये किया और मार दिया। जो सेक्टर अनरेगुलेटेड है, ओपन मार्केट के अंदर है, वो तरक्की करता है। आपकी कॉटन है, अनरेगुलेटेड, कोई वो नहीं है, कोई गवर्नमेंट बाइंग नहीं करती, कुछ नहीं करती। आपकी टेक्सटाइल सेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे याद है 2018 के अंदर कैबिनेट बैठी थी और उसने उनको टारगेट दिया था। उन्होंने कहा हमारी 2 रिक्वायरमेंट है, हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दे दो और हमें गैस दे दो, और हमें $3 बिलियन, बल्कि उसका स्कैंडल भी बना था, $3 बिलियन हमें 0% पे दे दो, 0% पे। हम आपकी एक्सपोर्ट 2026 के अंदर $25 बिलियन कर देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। 2 साल के अंदर उन्होंने 4 बिलियन से 6.5 बिलियन पे पहुंच गए विदिन 2 years। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बनती है आपकी। तो अगले 5 साल में वो आपको 25 पे पहुंचा देते हैं। यही चीज़ आपको आईटी के साथ करनी है। आईटी को क्या चाहिए? और उसमें कोविड ने रोल नहीं प्ले किया था कुछ? यार कोविड का रोल तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होना था। आप कहें कि यार अच्छा कुछ कारखाने बंद हो गए, अगर रोल प्ले कर दिया बहुत अच्छी बात है। आपको एक एंट्री पॉइंट मिल गया ना सर जी, आपको एंट्री पॉइंट मिल गया ना, जहां पे अगर कहीं ऑर्डर सप्लाई नहीं हुई तो आपसे ले ली उन्होंने, क्योंकि आपके कारखाने चल रहे थे। लेकिन उस स्टेज के ऊपर जब आपको वर्कर ही नहीं मिल रहा, ये बात तो सबको पता है कि उसके जब हम उस स्टेज पे पहुंचे तो वर्कर ही नहीं मिल रहा था, लेबर शॉर्ट हो गई थी। तो आप फिर कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे? फिर आपको गवर्नमेंट को आना, मतलब वही लॉन्ग टर्म की बात है ना कि आपने लॉन्ग टर्म विजुअलाइज करना है। इसी तरह आईटी का है। आपकी एक प्रॉब्लम है, सिंपल, वेरी सिंपल, कि वर्चुअली अगर कोई चीज़ कर रहे हो, मैं घर से भाई कुछ बैटरियां डाल के कुछ, यार हम 50 बंदों की कंपनी हो ना, या 70 बंदों की या 100 बंदों की कंपनी, वो उसकी सारी एफर्ट जो है ना यूपीएस पे, लैपटॉपों पे, जनरेटर ख़राब हो गया, अच्छा ये नोटिस आ गया एफबीआर का, अच्छा जी हमें ईओबीआई को भी करना है, अच्छा वो यार नीचे खड़ा हुआ है एक बंदा, उसको तो भाई सीईओ वो कोडिंग करे, वो एंटरप्राइज सोल्यूशन बना रहा है, यही सारी चीजें करता है, या वो आपके यूपीएस ठीक करवाता रहे। तो आप ये सारा कुछ कर तो रहे हो और फिर नोटिस आ जाते हैं। यार एफआईए आईटी के ऑफिस के अंदर खड़ी है और उनको बेइज्जत कर रही है, जो आपका वर्कर है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप हरासमेंट है ये ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स यार, हरासमेंट से आगे की चीज है कि यार मैं पकड़ के ले जाऊंगा। आपके एम्प्लॉइज के सामने सीईओ की बेइज्जती हो रही है, सो बाज़ दफा पकड़ के ले गए। तो आप कह रहे हो यार तरक्की करेगा, भाई भुगतो फिर। वो तरक्की ये करेगा कि वो बंद करेगा, अगले महीने सारों को फायर करेगा और वो बाहर चले जाएगा। उसके तो भाई पहले ही डॉलर्स पड़े हैं वहां पे सारे। मतलब क्या कहूँ, बहुत सी एग्जांपल्स हैं, एक तो एग्जांपल नहीं है। किसी हद तक ओवर द टाइम 22 तक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि लोगों को कुछ नज़र आ रहा था। हमने बल्कि एक एमओयू साइन किया दुबई के अंदर, जीबी के चीफ मिनिस्टर थे, वो खुद आए वहाँ पे। 200 मिलियन के एमओयू साइन हुए, प्राइवेट पार्टीज की बात कर रहा हूँ। 20 मिलियन का एक होटल बनना था, 5 स्टार होटल का। 2 महीने बाद गवर्नमेंट चली गई। तो क्या करो, मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं है ना। तो आईटी का एक लंबा जवाब है, मैं क्या कहूँ। फिर उसके बाद 2 नंबरियाँ आ जाती हैं। अभी एक रिपोर्ट आएगी और वो एग्जैक्ट की तरह ये जो जितनी गई है ना ऊपर, ये से आधी पे आ जाएगी। अच्छा। आने वाली है वो रिपोर्ट, वो आएगी इंटरनेशनल मीडिया में, और उसके बाद बस फिर ये जो बकिया जो हमारी थोड़ी बहुत रह गई है वो भी नीचे आ जाएगी। जो कोई आपको ये कहता है ना कि वो इस सिस्टम के अंदर रह के तब्दीली ला सकता है, जो कि बहुत से लोग मेरे से इख्तलाफ करेंगे, क्योंकि उनका अब सिलसिला पीरी मुरीदी का बन गया। तो उसमें फिर पीर साहब जो कहेंगे वो फिर आप करेंगे। बहुत से लोगों को मेरी ये बात बुरी भी लगेगी, लेकिन मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ ये बात कर सकता हूँ कि असल हल इसका एक ही है, और वो हल ये है कि आप इस पूरे सिस्टम को स्क्रैप करें। इस पूरे सिस्टम के बाहर से तब्दीली आएगी। इस सिस्टम के अंदर रह के, उसके अंदर जद्दोजहद करके, अपने 10 बंदे, 100 बंदे, 500 बंदे पहुंचा के नहीं आएगी। आप इस स्टेट बैंक को ठीक करके, आपने एफबीआर को ट्राई कर लिया, आपने स्टेट बैंक को, अब तो हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं
उससे वापसी मुमकिन नहीं है। इस वक्त एक मकसद है गवर्नमेंट का, सिर्फ एक मकसद, कि वो मज़ीद कर्जे ले पिछले कर्जे वापस करने के लिए। इसके अलावा कोई बजट ये होता है, मेरी 3 लाख तनख्वाह है, मैं बेगम के साथ बैठूंगा, वो कहेगी कहीं बहुत अरसे से आपने घुमाने फिराने नहीं लेके गया। मैं कहूँगा भाई देख मेरी ये तनख्वाह है, 3 लाख रुपए कट कटा के 5 की तनख्वाह है, 2 लाख मेरे टैक्स में निकल जाते हैं, बाकी 3 लाख मेरे हाथ में आते हैं। अब शॉकिंग जो फिगर है ना वो ये है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। 8,000 इनकम है, 18,000 का बजट बना रहे हैं, उस 18,000 अरब के बजट में से 9,700 अरब सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है आपने पिछले कर्जों पे, मैं असल की बात नहीं कर रहा। तो उस पूरे बजट का आधा जो है वो हम कर्जों की अदायगी में, कर्जों की अदायगी नहीं, सूद की अदायगी में खर्च करेंगे। 1,000 अरब आपकी पेंशन है, 2,000 अरब फौज को देने जा रहे हैं, बकिया मुल्क चला लें आप। पीछे ये बचता है ही नहीं तो बचेगा होगा तो बचेगा ना। और अल्ले तल्ले चेक कर लो। तो आपका सवाल था कि मैं अवाम को क्या बताऊं। आई एम रियली सॉरी कि आई डोंट हैव अ गुड न्यूज़ फॉर देम। और हल यही है कि किसी ना किसी तरीके से गुजारा करें, इसको बेहतर करें। लेकिन एक बात मैं कहूँगा आम लोगों के लिए, आपने कहा कि उनके लिए क्या है, वो ये है कि हर रात के बाद एक सुबह है। ये नहीं है कि रात ही रहती है, ये अल्लाह का निज़ाम है। तो अगर किसी के जहन में ये है या आ गया है गलती से कि ये रात, हाँ रात लंबी हो सकती है लेकिन हर रात के बाद सुबह है, तो इंशाल्लाह सुबह है। थैंक यू सो मच खुर्रम भाई। मैंने आपसे 30 मिनट ले, लेकिन मेरा ख्याल है हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया। एंड आई विल ट्राई कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम आते हैं, वैसे आप कब आ रहे हैं दोबारा? जब दाना पानी लिखा होगा इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह आप आपसे राब्ते में रहूँगा। एंड व्हेनेवर यू विल बी विजिटिंग अगेन देन वी विल सिट अगेन एंड वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स जो कि अभी ऑब्वियसली हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर सके। एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एक्चुअल इश्यूज़ कहाँ पर। जो सिस्टम की आपने बात की, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि पैरेलल आप क्या ऐसा निज़ाम खड़ा कर सकते हैं जो कि एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को ओवरकम करे कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजिंग जो हमारे अंदर आना शुरू हो। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली रहा है मसला कि कुछ लोग तो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, कुछ इकोनॉमी की बात करते हैं हमारी सियासी जमातों में, कुछ जो हैं वो सिक्योरिटी की बात करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और कुछ सियासी जमातें जो कहती हैं हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, जैसे कि पीटीआई वगैरह थी। बट एवरीबॉडी फेल्ड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, बिकॉज दे वुड वांट टू डू इट इन द सेम मैनर, सेम सिस्टम। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि बात आपकी ठीक है कि इसको हम किसी पैरेलल निज़ाम के तहत भी ट्राई कर सकते हैं कि यार क्या किया जा सकता है। So we'll talk about that some other sitting inshallah. Thank you so much once again. और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। जुड़े रहिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।